हेलो सर। हेलो बच्चों, गुड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर क्वेश्चन पूछना था। गुड आफ्टरनून सर। सर कुत्ते और बिल्ली कुल क्या है उनका? क्या कुत्ते कुत्ते बिल्ली का कुल? कुत्ते का तो है कैनेडी और बिल्ली का है फेलिडी। बुक में तो उल्टा दिए है। क्या दिया मैं? कैनेडी गुड बिल्ली का, आफ्टरनून सर। कुत्ते का फेलिडी। उल्टा हो गया, सही कर दो उसे। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर हाँ बच्चे, धतूरा अलग जीनस है क्या सर? आपने अभी क्या बताया सर? वो फेलिडी और कैनेडी वाला सर सुन नहीं पाई मैं। डॉग डॉग का फैमिली क्या है? डॉग का नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस, जीनस कैनिस, फैमिली कैनिडी। हाँ यस सर। फेलिस डोमेस्टिका, तो जीनस फेलिस और फैमिली फेलिडी। इडी लग जाता है ना? जीनस में इडी लगा दो, फैमिली बन जाएगी। ठीक है ना? चलो, तो फिर राधे राधे दिल्लू। अब आज हम पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनेरा और बैक्टीरिया के बारे में जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, शेप वगैरह जो है वो देख लिया था। और अब आज जो है उसके फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है? जीए, जीए का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? मेडिकल साइंस में जीए का फुल फॉर्म, कल को तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम जीए किसे बोलोगे? जीए बोलोगे तुम जनरल एनेस्थीसिया को। जनरल एनेस्थीसिया जो होता है उसको जीए बोलते हैं। चलो, अब देखते हैं हम सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है वो सब जानते हो क्या? रेस्पिरेशन क्या होता है बता दो जरा। बाइनरी फिजन। श्वसन। श्वसन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हिंदी में बोलते हैं श्वसन। श्वसन। श्वसन क्या होता है? अच्छा सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा रिप्रोडक्शन। सर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेना और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ऑक्सीजन लेना उसको और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। हाँ। वाईवी और अवाईवी। हाँ। रेस्पिरेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, कुछ हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, वो ब्रीदिंग होती है। सर वो नहीं, वैसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो फिर और रेस्पिरेटरी वाला सिर्फ वो पढ़े नहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाँ वो ब्रीदिंग था बच्चे, वो ब्रीदिंग था। रेस्पिरेशन तो तुमने प्लांट में पढ़ा है, जब प्लांट के अंदर फिजियोलॉजी पढ़ा ना उसमें वो पढ़ा था। सर वाईवी और अवाईवी नहीं होगा? रजनी रजनी सही बोल रही है कि वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाता है। अब उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, दोनों, वायवी या अवायवी, एरोबिक एनारोबिक। सर मैंने भी कब से यही बोल रहे हैं। कौन कौन हो तुम? प्रियंका, आप सुन ही नहीं रहे हैं। ये तुम्हारी आवाज जो है मुझे लग रहा है भीड़ में दब गई शायद, इसीलिए चैट बॉक्स का यूज करना चाहिए सर। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी में कुछ ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, हमारे माइंड में एक जनरल कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो सारे बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन लेंगे नहीं, कुछ एनारोबिक अवायवी या श्वसन भी करते हैं। तो श्वसन का जो बेसिक या सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं हम उसको, कोशिकीय श्वसन बोल देते हैं स्पेशली, जिसके अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करके उससे एटीपी या ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है,
अब बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की बात करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो तुम डिटेल में पढ़ोगे जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे उस टाइम पे। अभी हम बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन दो टाइप से हो रहा है। श्वसन जो है बैक्टीरिया के अंदर, श्वसन जो है वो कितने टाइप से हो सकता है? दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन सा? या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में। एनारोबिक यस, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या बोलोगे? एरोबिक। एरोबिक। वायवी। एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन, एक तो ये होता है वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक क्या बोलते हैं इसको? अवायवीय श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो एटीपी बना रहा है तो उसे वायवीय बोलेंगे, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बना रहा है एटीपी तो अवायवीय। क्या तुम्हें पता है कि बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो कितने एटीपी बनाता है? वायवीय श्वसन में बैक्टीरिया कितने एटीपी बनाता है? 36 36 45 45 38 38 38 38 सर। 38 बोला तुमने, 36 नहीं बोला, ऐसा क्यों? सर क्योंकि 38 ही बनता है। हाँ, क्योंकि 38 ही बनता है। वेरी गुड बच्चे, 38 ही बनता है, बिल्कुल सही बात है। और यदि हम नॉर्मल सेल से कंपेयर करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स में हो सकता है 38 भी बन रहा हो, कुछ में 36 भी बन रहा हो, बट बैक्टीरिया के अंदर वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ही बनता है। ध्यान रखना, क्यों बनता है उसका रीजन तो तुम्हें तभी पता पड़ेगा जब तुम रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ रहे होगे, उस टाइम पे हम चर्चा भी करेंगे इसकी। और अवायवीय श्वसन के अंदर नॉर्मली कितना एटीपी बनता है? बोलो। 2 एटीपी। 2 एटीपी, यस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सामान्यतः 2 एटीपी बनता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये फिजियोलॉजी में डिटेल में आएगी, तब हम देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया में श्वसन किस किस तरीके से हो सकता है। वायवीय हो सकता है, अवायवीय हो सकता है। वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, और अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन या ऑक्सीजन यूज नहीं करता है। देखो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन को यदि हम आगे और डिवाइड करें तो अवायवीय श्वसन जो है वो फिर से दो टाइप का हो सकता है। एक होता है ऑब्लिगेट एरो। एक होता है ऑब्लिगेट एरोबिक। ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी। ऑब्लिगेट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? जिसका ऑप्शन नहीं हो, जो कंपलसरी हो, उसे हम अविकल्पी बोलते हैं। विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, अविकल्पी। दूसरा होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एरो या एरोबिक, नहीं, फैकल्टेटिव एनारोबिक। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? इसको बोलोगे विकल्पी अवायवीय। ये अविकल्पी वायवीय है, और दूसरा वाला जो है वो विकल्पी अवायवीय है। थोड़ा सा तुम्हें उल्टा लग रहा होगा कि ये उल्टा तो नहीं लिख रहे हैं हम कहीं। एनारोबिक में ऑब्लिगेट एनारोबिक। ऑब्लिगेट का मतलब फिर से क्या? अविकल्पी अवायवीय। और फोर्थ स्टेप जो है वो यहां पर होगा फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक क्या बोल दोगे? विकल्पी वायवीय।
ये 4 टाइप का रेस्पिरेशन जो है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, अलग अलग बैक्टीरिया में। अब समझो क्या होता है, अब बहुत ध्यान से समझना। टर्म्स जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, यदि समझ में नहीं आया होगा तो कंफ्यूज करेगा। टर्म को अभी समझा हमने। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी, अविकल्पी, जिसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो। इसका मतलब ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया क्या होंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, उन्हें हम अविकल्पी वायवीय कहते हैं। मतलब इनके पास अवायवीय श्वसन करने का विकल्प नहीं है। या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन करेंगे और नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो बेचारे मर जाएंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? अविकल्पी वायवीय। चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे? can perform respiration only in presence of oxygen, केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन कर पाते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। इट विल डाई इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बात क्लियर हो गई सबको? क्या सुन पा रहे हो सभी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हाँ, वर्ड का मीनिंग पकड़ो, अपने आप सुनना जाएगा। ऑब्लिगेट का मतलब हो गया कंपल्सरी, यानी जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। किसका? वायवीय श्वसन करने का। इसका मतलब ये हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करेगा। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट एरोबिक बोलेंगे। एग्जांपल क्या है इसका? इसका एक एग्जांपल याद रख सकते हो, बेसिलस सबटिलिस। बेसिलस सबटिलिस जो है वो ऑब्लिगेट एरोबिक टाइप का है। ऐसे क्लेप्सियला है, बेजरनेकिया, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक एग्जांपल ध्यान रखो, बट मीनिंग जरूर से ध्यान रखना। एग्जांपल भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली नीट वगैरह में बहुत ज्यादा रटने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मीनिंग वाले क्वेश्चन तो जरूर से होते हैं। तो ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो बेचारे मर जाएंगे। फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब विकल्पी अवायवीय। इसका मतलब नॉर्मली ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली ये बैक्टीरिया कौन सा श्वसन करते हैं? एरोबिक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, नॉर्मली ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वायवीय श्वसन करते हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो इनके पास क्या कोई विकल्प है? क्या कोई ऑप्शन है? यस। कौन सा ऑप्शन है? अवायवीय श्वसन करने का। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? विकल्पी अवायवीय। इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में भी ये जिंदा रह सकते सर्वाइव कर हैं। विकल्पी अवायवीय है, इसका मतलब अवायवीय श्वसन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? सर इंग्लिश में बोलिए ना एक बार। इंग्लिश में बोल रहा हूँ। फैकल्टेटिव मींस ऑप्शनल। Which kind of option is present in these bacteria? These bacteria are having option of anaerobic respiration also, but when it will perform anaerobic respiration, generally these are aerobic bacteria. Generally these bacteria perform aerobic respiration, but in case oxygen is absent, these bacteria may switch over to anaerobic respiration. That's why we are calling it facultative anaerobe. Clear हो गई बात? ओके सर। हाँ, इनके पास अवायवीय श्वसन का ऑप्शन है। कब? जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तब, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? इसका एग्जाम्पल हो सकता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हो सकता है, या फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है फैकल्टेटिव एनारोब का, विकल्पी अवायवीय। ठीक है, देन इसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब खुद बताओ। In the absence of oxygen, this is compulsory. Yes, absence of oxygen is compulsory, means these bacteria can survive only in absence of oxygen, and there they perform only anaerobic respiration. ये जो जीवाणु होंगे वो केवल और केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जिंदा रहेंगे और केवल अवायवीय श्वसन ही करेंगे। लिख डालो,
कि ये जीवाणु केवल अवायवीय शोषण करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाते हैं। These bacteria perform only anaerobic respiration. It will die in presence of oxygen. कई बार जब हमें चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है कई बार H2O2 से हमारा वुंड क्लीन कर देते हैं, H2O2 से हमारे घाव को क्लीन कर देते हैं। क्यों H2O2 से क्लीन करते हैं पता है? सर ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। क्योंकि क्या होगा, H2O2 जब वो डालेंगे घाव पे, उसमें से कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी और वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये अविकल्पी अवायवीय बैक्टीरिया यदि वहां पर है तो वो सारे मारे जाएंगे। तो अविकल्पी अवायवीय यानी ऑब्लिगेट एनाएरोब बैक्टीरिया को किल करने के लिए H2O2 से घाव को क्लीन कर दिया जाता है। समझ गए? सबको क्लियर हो गई बात? Yes, sir. हाँ, इसका एग्जाम्पल एक मैं लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है क्या? बहुत ही खतरनाक टाइप का फूड पॉइजनिंग होता है इस बैक्टीरिया की वजह से। यदि किसी को बॉटुलिन टॉक्सिन इसने किसी की बॉडी के अंदर डाल दिया है तो वो बॉटुलिन टॉक्सिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, उस इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, अविकल्पी अवायवीय। ना विकल्पी वायवीय यानी वायवीय शोषण करने का ऑप्शन जो है इसके पास उपस्थित है। क्या होगा, मैं बोलूंगा कि सामान्यतः ये बैक्टीरिया किस कंडीशन में पाया जाता है? नॉर्मली दिस बैक्टीरिया इज फाउंड इन एनाएरोबिक कंडीशन, अवायवीय यानी नॉर्मली ये बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन। यस, नॉर्मली ये बैक्टीरिया जो है वो अवायवीय अवस्था में या जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर मिलेंगे। लेकिन बाय चांस यदि वहां पर ऑक्सीजन आ गई तो क्या ये मर जाएंगे क्या? इनके पास कोई विकल्प है? नो सर। यस सर, दे हैव इसका नेक्स्ट ऑप्शन। यस, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सामान्यतः यह बैक्टीरिया अवायवीय अवस्था में रहता है, नॉर्मली एनाएरोबिक कंडीशन में रहता है। लेकिन यदि इससे ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, वायवीय श्वसन करना प्रारंभ कर देगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना प्रारंभ कर देगा। एग्जांपल इसका हो सकता है स्यूडोमोनास, और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं लाइक एसिटोबैक्टर एसिटाइल। ठीक है, एक एक एग्जांपल रखो यार, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं। सर हाँ बच्चे, सर इसका एग्जांपल साल्मोनेला टाइफी हो सकता है क्या? साल्मोनेला टाइफी, यस सर। साल्मोनेला टाइफी हो सकता है बच्चे, यस हो सकता है। यस सर। सर विकल्पी अवायवीय एक बार और बताइए। विकल्पी अवायवीय का मतलब हुआ कि इसके पास अवायवीय शोषण करने का विकल्प है। यदि कोई बैक्टीरिया है उसके पास अवायवीय शोषण करने का विकल्प है तो उसे क्या बोलोगे, विकल्पी अवायवीय। यानी नॉर्मली तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होंगे, नॉर्मली तो वायवीय शोषण कर रहे होंगे, बट अवायवीय शोषण भी कर सकते हैं। एक काम करो, यहाँ पर ये जो फैकल्टेटिव एनाएरोब है जो कि नॉर्मली वायवीय कंडीशन होता है, इसका एग्जांपल एसिटोबैक्टर करना, एसिटोबैक्टर एसिटाइल। और विकल्पी वायवीय जो है वो होता है लैक्टोबैसिलस इसका एग्जांपल फैकल्टेटिव एरोबिक। ठीक है, एग्जांपल जरा सही से लिखना, चेंज कर लेना, कर लो सब बच्चे चेंज। क्लियर है बातें इतनी सबको? यस सर। ठीक है, तो ये तो शोषण के रिलेटेड इन वर्ड के मीनिंग जो है वो हमें पता होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दिया है क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले टर्म्स को यदि कैच करेंगे तो उनको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वालों को ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मीनिंग है पता है तो उन्हें इंग्लिश में इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, हेलो सर। हेलो सर, मतलब जितने भी जो अविकल्पी
अविकल्पी वाले आएंगे वहां पे, मतलब उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, मतलब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही मतलब कि जीवित रहेंगे। और जितने भी अविकल्पी वाले जो भी आएंगे उसके अंतर्गत, अविकल्पी के नहीं अंतर्गत बच्चे, जितने वो तो हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कौन कहाँ पर। धरती पे सब लोग बिल्कुल सरफेस पे नहीं रह रहे ना, कुछ तो ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, नहीं होता है। जैसे मान लो कोई, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था किसके बारे में, आर्किबैक्टीरिया के बारे में, याद है? मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस जो है वो काव या कैटल जो उनके इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो वहां पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहेंगे, ऑब्लिगेट एनारोब हो गए। तो क्या बोलते सर, मैं कंफ्यूज हूँ सर बहुत ज्यादा। बोलो बोलो। तुमने जनरल कंसेप्ट बना लिया कि आज क्या धरती पे बोलते जो हैं? भी चीज है वो सारे के सारे एरोबिक है। तुमने ये कंसेप्ट बना लिया अपने मन में। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, चलो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, तुम ऑक्सीजन छोड़ो, लेकिन क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी भी सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन करती है? क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होता है तुम्हारी बॉडी की किसी सेल में? कौन है वो? आरबीसी, मसल, होता है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये कंसेप्ट बना लेना कि जिसको भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं कि बाहर आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी उनके पास वो मशीनरी नहीं है जिससे कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाए। एंजाइम ही नहीं है, बेचारे क्या करेंगे? एनारोबिक से काम चला रहे, कम एटीपी से काम चला रहे। सर अब हेलो सर। हाँ हेलो बच्चे। मेथेनोजेंस जो है बच्चों वो ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। क्लोस्ट्रिडियम जो है वो नॉर्मली ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाएंगे, सॉरी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह पाएंगे, ऑब्लिगेट एनारोब है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। पर कुछ क्लोस्ट्रिडियम जो है वो फैकल्टेटिव टाइप के होते हैं, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। सर लास्ट का एग्जांपल क्या दिया है? हेलो सर। तो O2 का अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। अविकल्पी बच्चे, अविकल्पी में भी दो जगह देते हो ना अविकल्पी, एक ये है एक ये है। तो पूरा देखो, अविकल्पी वायवीय के अलावा और कोई रेस्पिरेशन का विकल्प नहीं है। अविकल्पी अवायवीय यानी अवायवीय रेस्पिरेशन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ये मतलब सर वो वाईवी का लिखा था, मैं वाईवी का लिखा था। हेलो सर। जैसा तुमने से लिखा। हाँ बच्चे। सर मैं ना जैसे कि आप वायवीय है तो वायवीय में ये अवायवीय विकल्प क्यों लिखा है? इसको तो हम वायवीय विकल्प भी लिख सकते हैं ना वहीं पे। यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर तुम वायवीय लिखना चाहते हो, यहाँ पर तुम बोल रहे हो विकल्पी वायवीय लिख दो, ऐसा बोलना चाहते मीनिंग तो सेम हो जाएगा ना बच्चे। तुम वो देखो कि नॉर्मली रेस्पिरेशन कौन सा कर रहा है? वायवीय कर रहा है भाई, नॉर्मली तो वायवीय कर रहा है। तो ऑप्शन किस चीज का है इसके पास? ऑप्शन अवायवीय करने का हुआ ना, सामान्यतः तो यही होता है। और एक्सेप्शनल केस में कभी कभी क्या कर सकता है? अवायवीय कर सकता है। तो विकल्प किसका हुआ? अवायवीय का हुआ। ओके सर, समझ गए ना भाई? यहाँ पर मैं विकल्पी वायवीय कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली एनारोबिक कर रहा है और वायवीय करने का भी इसके पास विकल्प है। लेकिन उल्टा हो गया ना, वो तो यहाँ पर आ गया। नॉर्मली तो ये कैसा है? एरोबिक है, वायवीय है। सर सुनिए ना। हाँ बच्चे। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बच्चे, इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। एनारोबिक क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। होता है क्या? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो वायवीय, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो अवायवीय। कुछ जीव ऐसे हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट एरोब। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो किसका ऑप्शन हो गया उनके पास? एनारोबिक का रेस्पिरेशन हो गया। क्या बोलते हैं? विकल्पी अवायवीय या फैकल्टेटिव एनारोब। कितनी पिक्चर क्लियर है क्या? सर नाम में
कंफ्यूजन हो रहा है। यस सर, नाम में वही चॉइस है। कंफ्यूजन क्यों हो वही रहा है। है? इसमें कंफ्यूजन की कहाँ बात है बच्चे? सर पहले थोड़ा सा साइड हटिया ना, स्क्रीनशॉट लेना है। वापस से देखो। देखो, तुमने श्वसन के 2 प्रकार पढ़े क्या आज तक अपने जीवन में, वायवीय और अवायवीय? 2 प्रकार पढ़े हैं? यस सर। यस सर। प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन, इतना जानते हो क्या? यस सर। यस सर। अब यस सर। ऑब्लिगेट वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो कि ऑब्लिगेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, होगा ही होगा, उस टाइप का होता है ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब क्या हुआ? वायवीय में भी ऑब्लिगेट है, मतलब 100% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जिंदा रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आंसर दो जल्दी दो, जितनी बात जानते जा रहे हो उतनी आंसर दो। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया। ऐसे ही ऑब्लिगेट, एनारोब, अविकल्पी, अवायवीय की बात कर रहे हैं तो 100% ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जिंदा रहेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। इतनी बात समझ गए ना? ठीक है। यस सर। अब यदि हम ऐसा देखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई जीव रह रहा है लेकिन कभी मजबूरी में ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तब क्या करेगा? तब वो अवायवीय श्वसन करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोल देंगे? ऐसे जीवों को बोल देंगे फैकल्टेटिव, एनारोब, विकल्पी, अवायवीय। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे ना? यस सर। यस सर। ऐसे यस सर। 100% ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर रहा है, लेकिन बाय चांस उस मीडियम में ऑक्सीजन आ जाए और वो वायवीय श्वसन करना स्टार्ट कर दे। अवायवीय था लेकिन उसने ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास वायवीय श्वसन का ऑप्शन आ गया, विकल्प आ गया। क्या बोल देंगे? विकल्पी वायवीय। क्लियर हुई क्या बात? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये बहुत आसान सी बात है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बट यदि तुम एक बार अब घर पे जब तुम इसको रिवाइज कर रहे होगे, उस टाइम पे इत्मीनान से एक वर्ड को पकड़ के और फिर उसको समझने की कोशिश करना। फिर भी यदि दिक्कत आती है कल मुझे वापस से पूछना, ठीक है? ठीक है, चलो दुर्गेश। यस सर। तो रेस्पिरेशन के बाद में अब नेक्स्ट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो फंक्शन चल रहा है, क्रिया चल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, वो है न्यूट्रिशन यानी पोषण। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रिशन या पोषण। अब बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो 2 मेन टाइप का होता है। यार हमने न्यूट्रिशन तुमने जब भी अपने जीवन में पढ़ा होगा, उसके 2 मेन टाइप पढ़े होंगे। एक होता है जीव स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी को क्या बोलते हो? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी लिखते जाना साथ में। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषी, और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? परपोषी। मतलब क्या हुआ? जो अपना ऑर्गेनिक फूड, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ है। जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, वो क्या है? हेटेरोट्रॉफ। इतनी बात समझ आई क्या? रेस्पॉन्स किया करो थोड़ा जल्दी, यदि समझ में आए। यस सर। यस क्लियर। क्लियर। अब ऑटोट्रॉफ में, अब यहाँ पर बहुत कमाल की बात है, ध्यान देना। आज तक तुमने जो अपने जीवन में ऑटोट्रॉफ देखे, उसमें क्या देखा? प्लांट तुम्हारे माइंड में पिक्चर आ जाता है, पादप का पिक्चर जो तुम्हारे माइंड में आ जाता है कि वो ऑटोट्रॉफ है, स्वपोषी है। क्यों? क्योंकि उसने प्रकाश की ऊर्जा को यूज किया और CO2 को फूड में कन्वर्ट कर लिया। यदि प्रकाश ऊर्जा की जगह कोई दूसरा ऊर्जा यूज करके और फिर वो फूड बना पाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम कीमो ऑटोट्रॉफ। केमिकल एनर्जी को यूज करके, यदि फॉर एग्जांपल जब अर्ली अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, जब अर्थ जो है वो इवॉल्व हो रहा था, उस टाइम पे इतना ज्यादा क्लाउडी टाइप का एनवायरनमेंट था, बारिश होती रहती थी, एकदम हॉट एटमॉस्फेयर था, और बादल बनते थे, बारिश होती थी, बादल बनते थे, बारिश होती थी, ऐसा सब होता रहता था। और उस प्रीबायोटिक सूप के अंदर क्या हुआ था? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे। उस टाइम पे लाइट वगैरह की अमाउंट जो धरती पे कम पहुंच पाती थी, क्लाउड्स वगैरह रोकते थे। उस टाइम पे इनिशियली जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए वो
हेट्रोट्रॉफिक थे, ग्रेजुअली उनके अंदर अपना भोजन खुद बनाने की ताकत आई, ऑटोट्रॉफ में कन्वर्ट हुए। तो ऑटोट्रॉफ में भी पहले बने थे कीमो ऑटोट्रॉफ। सबसे पहले तो क्या बने थे? सबसे पहले तो बने थे हेट्रोट्रॉफ, उसके बाद इवॉल्व हुए ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में भी दो, स्वपोषी में भी दो। कौन कौन से? एक रसायन स्वपोषी कीमो ऑटोट्रॉफ, रसायन स्वपोषी बोलते हैं इसको, और दूसरे फोटो ऑटोट्रॉफ यानी प्रकाश स्वपोषी। ऑटोट्रॉफ जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी, दो टाइप के होते हैं। रसायन स्वपोषी जो है वो क्या कर रहे हैं? रसायन संश्लेषण कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस वर्ड सुना है क्या? कीमोसिंथेसिस का मतलब यस सर, रासायनिक ऊर्जा को यूज करके अपना फूड बनाना, और फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश ऊर्जा को यूज करके अपना फूड बनाना with the help of sunlight. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटो वर्ड वहां से है और कीमो वर्ड केमिकल से है। हो क्या रहा है देखो, CO2 कन्वर्ट हो रहा है फूड के अंदर, कुछ इस टाइप की प्रोसेस होती है ऑटोट्रॉफिक जो अंदर होते हैं। अब इसके लिए ऊर्जा, यदि मान लो किसी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया नाइट्राइट में और नाइट्रेट में, जब ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा निकलेगी क्या? Yes, ऑक्सीकरण होगी तो यानी इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ऊर्जा निकलेगी। उस ऊर्जा, उस एटीपी को यूज कर लिया इसने अपना फूड बनाने के लिए। क्या बोलोगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को? प्रकाश स्वपोषी की रसायन स्वपोषी? chemical synthesis. कीमो ऑटोट्रॉफ। वेरी गुड बच्चे। यानी किसी रासायनिक पदार्थ के ऑक्सीडेशन से जो ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को यूज किया अपना भोजन बनाने के लिए, तो उसे बोल देंगे हम कीमो ऑटोट्रॉफ। सर एक बार और, समझ में नहीं आया। Sir, English में भी नॉर्मली जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों ऐसा बोल रहे हो, बार-बार मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं तो भी, कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है, स्वपोषी जीव जो है, वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। भाई प्लांट के अंदर तुमने पढ़ा है, प्लांट क्या करते हैं? CO2 को फूड में कन्वर्ट करते हैं। अब CO2 को फूड में कन्वर्ट करने के लिए या तो ऊर्जा प्रकाश से आएगी, लाइट से आएगी, या फिर ऊर्जा किससे आएगी? कोई केमिकल के ऑक्सीडेशन से आएगी। यदि केमिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनना ऑक्सीडेशन है, तो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से जो ऊर्जा बनी, एटीपी बना, उस एटीपी को यूज करके यदि फूड बनाया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे? कीमो ऑटोट्रॉफ। लेकिन यदि ये एटीपी यहां से नहीं आती, बल्कि कहां से आती? सनलाइट से। सनलाइट की एनर्जी को यूज करके एटीपी, और इस एटीपी से भोजन बनाती है। यदि ऐसा करते तो वो क्या होंगे? वो होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो समझ में आया क्या? यस सर। है ना? बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रखना है तुम्हें। तो ऑटोट्रॉफ जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, CO2 को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए चाहिए ऊर्जा। अब वो ऊर्जा केमिकल ऑक्सीडेशन की है तो कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक। यदि वो ऊर्जा प्रकाश की है तो फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक। क्लियर हो गई बात? यस सर, यस सर। अब हेट्रोट्रॉफ जो दूसरे से बोले गए थे, हेट्रोट्रॉफ के अंदर हम देखते हैं कि 3 टाइप के बैक्टीरिया मोस्टली हमको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं डीकंपोजर, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइट को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। सेप्रोफाइट को क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। इसे हम सेप्रोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, इसे ऑस्मोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, और एक नाम हिंदी में मृतोपजीवी। यानी ये क्या करते हैं, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है, ये अपनी बॉडी से एंजाइम मृत पदार्थ के ऊपर स्रावित करेंगे, उसको बॉडी के बाहर डाइजेस्ट कर देंगे, और उसमें से काम के पदार्थों को अवशोषित कर लेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट। क्लियर हो गई बात? यस सर, यस सर। सेप्रोफाइट के Yes, sir. तो स्यूडोमोनास सेप्रोफाइट है। स्यूडोमोनास पुटिका के बारे में तुमने पढ़ा भी था कि ऑयल को डिकम्पोज कर रहा था वो। लैक्टोबैसिलस जो दही में है, डिकम्पोजर है। तो ऐसे बैक्टीरिया सेप्रोफाइट। और एक और कमाल की बात कि बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे कॉमनली पाया जाने वाला न्यूट्रिशन
कौन सा होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। मृतोपजीवी प्रकार का पोषण जो है वो सबसे कॉमनली बैक्टीरिया में मिलता है। ये बात क्लियर हो गई एकदम? Yes, sir. सेप्रोफाइट के बाद में दूसरा देखो सिम्बायोटिक। कुछ बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करे। सिम्बायोटिक को हिंदी में बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी प्रकार का पोषण। क्या होता है सहजीवी प्रकार का पोषण? कि एक बैक्टीरिया किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहता है। एक बैक्टीरिया किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहता है, वहां से अपना खाना लेता है, बदले में उस होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ फायदा ही देता है। Lichen. लाइकेन बैक्टीरिया नहीं होता है बच्चे, लाइकेन नहीं। और कवक होता है। रूट नोडिंग का एग्जांपल याद रख सकते हो। एग्जांपल तुम याद राइजोबियम। राइजोबियम हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। राइजोबियम जो है वो लेग्यूम प्लांट के अंदर जो फेबेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके अंदर रूट में रहता है और उनसे अपना खाना लेता है, लेकिन बदले में उसे क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ताकि उसे नाइट्रोजन मिल पाए। तो ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं और उसे कुछ फायदा देते हैं और खुद को भी खाना मिलता है उनको, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देन थर्ड देखो, थर्ड है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जानते हो जिससे कि क्या होता है? डिजीज होती है। उन बैक्टीरिया को हम क्या बोल देंगे? उन बैक्टीरिया को हम बोल देंगे पैरासाइटिक बैक्टीरिया। क्या कर रहे हैं? होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बदले में होस्ट को फायदा पहुंचा रहे कि नुकसान पहुंचा रहे? नुकसान। ऐसे पोषण के प्रकार को हम क्या बोल देते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल, कुछ पैरासाइट के एग्जांपल बता सकते हो? लाइक विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरी कोलेरा कॉज कर रहा है। ऐसे ही क्लोस्ट्रीडियम कीटेनाई, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरी, साल्मोनेला टाइफी। एंटोविमा हिस्टोलिका होगा सर? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो सिम्बायोटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉरी कॉमेंसाल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टिकर कॉमेंसाल हमारे इंटेस्टाइन में है तो सही, लेकिन हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हाँ यस सर। ठीक है, तो विब्रियो कोलेरी साल्मोनेला प्लांट के अंदर भी यदि हम बात करें तो ज़ेंथोमोनास सिट्री है, ठीक है, और ज़ेंथोमोनास ओराइजी है, एर्बीनिया, एमेलोवोरा है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जब तुम बुक्स वगैरह या तुम्हारे जो नोट्स होंगे उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया के नेम दिए होंगे, वो रटने वाली चीजें, इसलिए मैं यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, नहीं पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन वीक में। तो जो डेड डिकेड मटेरियल्स को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जो शरीर के बाहर हिंदी में पैरासाइटिक को परजीवी बोलेंगे। राहुल, हिंदी में पैरासाइटिक को परजीवी बोल देते हैं, परजीवी। ठीक है, तो सेप्रोबायोटिक जो बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, सिम्बायोटिक जो शरीर में रहते हैं पोषण के, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको फायदा पहुंचाते हैं अपना पोषण लेने के बाद। और पैरासाइटिक वो होते हैं जो पोषण तो ले रहे हैं और साथ में जीव को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इन तीनों के अंदर ये सारे न्यूट्रिशन में कौन सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन कौन सा न्यूट्रिशन है? मृतोपजीवी। वो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन है किसके अंदर? मोनेरा जगत के अंदर। सैप्रोफाइट। क्लियर हो गई इतनी बातें? यस। अब देखो, इसके बाद में जब हम कीमो ऑटोट्रॉफ की बात कर रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। रसायन स्वपोषी बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो बैक्टीरिया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीकारी जीवाणु। नाइट्रीकारी जीवाणु का एग्जांपल बता सकते हो तो बच्चे? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कौन से? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऐसे ही होते हैं आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, लैक्टोब्रिक्स वगैरह हो सकता है। सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया,
कार्बन बैक्टीरिया हो सकते हैं, कार्बन बैक्टीरिया। तो किसको, जैसे कोई आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe2 से Fe+3 में, उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिली उससे फूड बना रहा है, तो उस बैक्टीरिया का नाम हो गया आयरन बैक्टीरिया। एग्जांपल भी लिखूं यदि, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लेप्टोथ्रिक्स सल्फर बैक्टीरिया, एग्जांपल हो जाएगा बेजिएटोआ। बेजिएटोआ मिराबिलिस जो है वो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया में आता है, बेजिएटोआ मिराबिलिस। हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजिनोमोनास। हाइड्रोजिनोमोनास हाइड्रोजन बैक्टीरिया होगा। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके, कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के, रसायन स्वपोषी बैक्टीरिया के। मीथेन बैक्टीरिया जो है वो मिथेनोमोनास, जो मीथेन को ऑक्सीडाइज करके अपना फूड बनाता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उसमें दो टाइप होते हैं, जो प्रकाश, अच्छा एक और भी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पर कि नॉर्मली जब तुम प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हो उच्च पादपों में, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती, उसकी जगह पे क्या होता है, सल्फर का उत्पादन होता है, H2 उत्पन्न होती है। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हम देखते हैं कि सल्फर जैसे कंपाउंड जो है उसको यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर, तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती। चाहो तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देना कि बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की दो कैटेगरी। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर जो आयरन बैक्टीरिया है उसमें आप क्या लिखे एग्जांपल में? लेप्टोथ्रिक्स, LEPTOTHRIX, लेप्टोथ्रिक्स। और भी एग्जांपल हो सकता है फेरोबेसिलस, फेरोबेसिलस। सर ये सल्फर वाले में क्या लिखे हैं? सल्फर वाले में बेजिएटोआ, हाँ BAGGIA, बेजिएटोआ, TOA, बेजिएटोआ, BAGGIA, और हाइड्रोजन बैक्टीरिया में हाइड्रोजिनोमोनास। सल्फर बैक्टीरिया में और भी एग्जांपल आ सकते हैं थायोथ्रिक्स। देखो अब क्या है ना, इसमें एग्जांपल बहुत सारे हैं, मेरे माइंड में तो बहुत सारे एग्जांपल चल रहे हैं, बट अननेसेसरीली मुझे लगता है कि यदि मैं सारे एग्जांपल तुम्हें बताने लगूंगा तो तुम्हारे पर लोड आएगा और वो एग्जांपल नीट में पूछे नहीं जाते। तो जब तुम कभी क्वेश्चन कर रहे होगे, कोई ऐसा सोर्स होगा जिसके अंदर ऐसे कुछ एग्जांपल वाले क्वेश्चन होंगे, तो वहां पर तुम्हें वो क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर की से आंसर पढ़ना और उसे याद रखने की कोशिश करना। याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे नीट में नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, नीट में क्या पूछा जाएगा कि कीमोऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया के नाम ध्यान रखना। कीमोऑटोट्रॉफ में ऊर्जा का सोर्स कौन होता है, केमिकल ऑक्सीडेशन होता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में ऊर्जा का सोर्स कौन होता है, प्रकाश होता है। और क्या बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है क्या, नहीं होती। हाँ, यदि ऑप्शन में अलग से सेप्रोफाइट नहीं पूछा है तो मोस्ट कॉमन हेटेरोट्रॉफ करोगे, बिल्कुल सही बात है बच्चे। ठीक है, तो अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ जो है उसके भी दो टाइप है। फोटो ऑटोट्रॉफ जो है उसके भी दो टाइप हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर कौन है, उस बेसिस पे ये दो प्रकार के होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक होता है नॉन पर्पल सल्फर और नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखते हैं क्या होते हैं, दो टाइप के बैक्टीरिया, एक है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल मतलब बैंगनी गंधक जीवाणु, ठीक है। और दूसरा होता है ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर जो है वो सल्फर कंपाउंड होता है। नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण जब होता है कुछ पादपों में तो H2O ब्रेक होता है, क्या H+ बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है, क्या तुम्हें पता है ये बात? यस सर। यदि यहाँ पर H2O की जगह H2S
बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो पर्पल सल्फर है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो क्या कर रहा है, H2S को यूज कर रहा है एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देने वाला। उच्च पात्रों में पानी है, H2O है, यहाँ पर कौन होता है, H2S होता है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन देगा, क्या ऑक्सीजन भी देगा, क्या नो सर, सल्फर देगा। सल्फर गैस देगा। ये प्लांट्स के अंदर होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। अभी मैं अभी तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ध्यान रखना, बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं निकलता है। बैक्टीरिया में क्या सल्फर निकल सकता है, यस। कौन से बैक्टीरिया में, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की फॉर्म में सल्फर कंपाउंड को यूज करते हैं, उनके अंदर सल्फर निकलेगा। लेकिन कुछ के अंदर ये H2S यूज नहीं होता, बल्कि कोई दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह जो है वो यूज होते हैं, नॉन सल्फर कंपाउंड्स जो है वो यूज होते हैं, तो उन्हें हम बोल देंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, या फिर ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। यानी तुम ध्यान रखना कि प्रकाश स्वकोशी जो बैक्टीरिया है वो 2 प्रकार के हैं, या तो उसके अंदर सल्फर कंपाउंड ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देता है, या फिर कोई दूसरा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देता है। बस इतना सा ध्यान रखना। यदि वो सल्फर कंपाउंड दे रहा होगा तो वो हो सकते हैं पर्पल कलर के, ग्रीन कलर के, और बिना H2S वाले या सल्फर कंपाउंड वाले भी हो सकते हैं, ऐसे ही जो नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, देखो ये पर्पल कलर क्यों है, पर्पल कलर क्यों है, इसके पास कोई ना कोई ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से ये पर्पल कलर है। कौन सा वर्णक है बताओ, पर्पल कलर का वर्णक इनके पास कौन सा होता है, जानते हो क्या, उसका नाम है बैक्टीरियो परप्यूरिन। बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट जो है फोटोसिंथेटिक, उच्च पादपों के अंदर जो तुमने पिगमेंट पढ़ा उसका नाम बताओ, जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, उस वर्णक का नाम बताओ। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो जैसे हायर क्लोरोफिल सर होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरियो परप्यूरिन, और इसी बैक्टीरियो परप्यूरिन को बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी बोलते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्या तुमको समझ में आ गया? इस बैक्टीरिया के पर्पल कलर होने के पीछे जिम्मेदार वर्णक कौन सा है, बैक्टीरियो परप्यूरिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के पीछे जिम्मेदार वर्णक जो है उसका नाम है बैक्टीरियो विरिडिन। क्या नाम है, बैक्टीरियो विरिडिन। बैक्टीरियो विरिडिन की वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। तो ये बैक्टीरियो विरिडिन और बैक्टीरियो परप्यूरिन जो है वो क्या है, वो बैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। अब न्यूट्रिशन में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, लेकिन मैं तुम्हें एक बार कंक्लूड करके बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है न्यूट्रिशन। देखो, पोषण के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी, पोषण में हमको बहुत सारी डाइवर्सिटी दिख रही है, यानी बहुत अलग अलग प्रकार दिख रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हमने देखा 2 मेन प्रकार, एक स्वपोषी और एक परपोषी, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ऐसे 2 मेन प्रकार दिखे। ऑटोट्रॉफ के अंदर हमने देखा कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यदि वो केमिकल है तो कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेसिस चल रहा है, यदि सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है तो फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेसिस चल रहा है, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर तो कुछ एग्जांपल तुमने पढ़ लिए, पर्पल आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीवाइन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, सब कीमो ऑटोट्रॉफ। ऑटो ऑटोट्रॉफ के अंदर फिर तुमने 2 टाइप किया कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो कौन है, H2S है, यानी सल्फर कंपाउंड है कि कोई दूसरा कंपाउंड है। सल्फर कंपाउंड हो गए तो उनके नाम पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर जैसे रख दोगे, और नहीं होंगे तो पर्पल नॉन सल्फर और ग्रीन नॉन सल्फर रख दोगे। अभी पर्पल और ग्रीन नाम रखने के पीछे चक्कर क्या है, इनके अंदर वर्णक कौन से हैं। पर्पल कलर का वर्णक जो होता है वो बैक्टीरियो परप्यूरिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, और ग्रीन कलर का वर्णक जो है वो बैक्टीरियो विरिडिन होता है। तो ये पिगमेंट्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण में हमने देखा कि 3 मुख्य प्रकार है। कौन कौन से 3 मुख्य प्रकार, एक है सेप्रोफाइट जो कि मोस्ट कॉमन है, मृतोपजीवी सबसे कॉमन प्रकार का बैक्टीरिया में पोषण है। कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, राइजोबियम जरूर से ध्यान रखना, और कुछ जो है वो परजीवी होते हैं। जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया तुम्हारे को याद आते हैं वो सब। क्या इतनी बातें क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। हेलो सर।
ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट का नाम लिखे उसे बताइए सर। वो है बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोविरिडिन, BIRIDIN, विरिडिन। ओके सर। ठीक है ना। और ये जरूर से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण होगा लेकिन ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी, ये जरूर से ध्यान रखना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, इनके अंदर जनन की बात करते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। कैसे होता है? सेक्सुअल की एसेक्सुअल? Asexual. लिखा हुआ है तो क्या करें? तो मैंने बताया था कि वो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं होता, उससे मिलता जुलता होता है। कई बार यदि यूज भी किया हो तो ध्यान रखना, दैट इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे मिलती जुलती प्रोसेस होती है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पैरासेक्स हाँ, पैरासेक्सुअल जेनेटिक कॉम्बिनेशन बोल देते हैं उसको। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आप रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो होता है बाइनरी फिजन। पहली बात तो क्या कि विखंडन, asexual reproduction occurs commonly by binary fusion। बैक्टीरिया में सामान्यतः अलैंगिक, बैक्टीरिया में केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है जो सामान्यतः द्विविखंडन द्वारा होता है, बाइनरी फिजन द्वारा होता है। अब ये बाइनरी फिजन कैसे होता है? बाइनरी फिजन या द्विविखंडन कैसे होता है इसके अंदर थोड़ी बहुत बातें हमने पहले की थी, एक बार वापस से समझेंगे। बाइनरी फिजन जब होगा इसके अंदर तो 3 स्टेप होंगे। कौन सा स्टेप होगा? एक स्टेप होगा प्रतिकृति, यानी रेप्लिकेशन, यानी का द्विगुणन होगा, प्रतिकृति होगी। फिर जो सेंट्रल मीसोसोम है उसका डुप्लीकेशन होगा, मीसोसोम। पढ़ा था क्या आपने? मीसोसोम का रोल होता है सेल डिवीजन में, पढ़ा था क्या सेंट्रल मीसोसोम में? यस सर। और क्या होगा? और इसके अंदर जो क्रॉस वॉल है, जो क्रॉस पट है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। ये 3 चीजें होंगी। क्रॉस वॉल मतलब क्रॉस या अनुप्रस्थ पट का निर्माण। अब मुझे एक बात बताओ कि बैक्टीरिया जो है उसको यदि अनुकूल माध्यम में छोड़ दिया जाए बाइनरी फिजन करने के लिए तो कितनी देर में अपनी कॉपी बना देगा? कितने देर में वो? 20 मिनट। 20 एवरेज जो है हम पढ़ते हैं कि अनुकूल माध्यम में यदि कोई बैक्टीरिया रखा हुआ है तो कितनी देर में अपनी कॉपी बना देता है, रेप्लिकेट कर लेते हैं? अराउंड इट टेक्स अराउंड 20 मिनट इन फेवरेबल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुकूल परिस्थिति है तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी बनाएगा, नहीं तो फिर क्या करेगा? धीरे धीरे बनाएगा। तो फिक्स टाइम नहीं है, बट हम बुक्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है। तो अनुकूल परिस्थिति के बारे में ही वो बात लिखी हुई है, डबल कर देगा। और अपने आप को डबल करने के लिए जो डिवीजन यूज कर रहा है वो कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस की एमाइटोसिस? बोलो। एमाइटोसिस। असूत्री विभाजन हमने पढ़ा था कि असूत्री विभाजन के द्वारा वो क्या करता है? वो अपनी कॉपी बनाता है। सर ये फेवरेबल कंडीशन है ना? हाँ, ये फेवरेबल कंडीशन। जैसे जैसे कंडीशन टफ होती जाएगी वैसे वैसे ये ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट करेगा, या बहुत टफ कंडीशन होगी तो हो सकता है ये बाइनरी फिजन ना करे, स्पोर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद हम बात में करेंगे। अभी देखो आप कैसे। सर एमाइटोसिस क्या होता है? असूत्री विभाजन। एमाइटोसिस को बोलते हैं असूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जिसमें
क्रोमोसोमल कंडेंसेशन नहीं होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जैसी अवस्थाएं नहीं होती है। सीधे ही बैक्टीरिया अपने डीएनए की कॉपी बनाता है और कोश का बीच में से क्रॉस ओवर बना करके दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है, उसे हम बोल देते हैं एमाइटोसिस। प्रिमिटिव टाइप का माइटोसिस है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जैसी अवस्थाएं नहीं होती हैं। ठीक है, यस। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो इसकी झिल्ली है उसके अंदर कहीं पर हमने देखा था बीच में ऐसी फोल्डिंग्स होती है, बड़ी फोल्डिंग है तो सेंट्रल मेसोसोम, और इस सेंट्रल मेसोसोम से जुड़ा हुआ होता है क्या, इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड। इसके बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट है, मैं सेल वॉल भी बना देता हूं। मान लीजिए एक बैक्टीरिया बना दिया, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है सेंट्रल मेसोसोम, केंद्रीय रेक्टिका, और ये तुम्हें दिख रहा है इसका न्यूक्लियर डीएनए। अब क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि मेसोसोम जो है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ में ही मेसोसोम जो है ये अपनी भी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी यहाँ पर मेसोसोम की भी कॉपी बनते हुए शुरू होता है। हेलो सर। हाँ, सर डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइए ना। डायग्राम बड़ा बना। हाँ बच्चे देखो, शायद पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो दिखेगा और मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं ज्यादा बड़ा बनाऊंगा ना तो फिर अपने को बोर्ड में जगह ज्यादा चाहिए होगी। देखो एक बार समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बना लेंगे ये डायग्राम के बाद। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये डीएनए, पहले जो एक डीएनए था उसने क्या किया, अपनी कॉपी बना ली, रेप्लिकेट हो रहा है, और मेसोसोम जो था सेंट्रल मेसोसोम वो भी दो बन रहे, दिख रहा है क्या? स्टेप हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्या होते हुए दिख रहा है, ये डीएनए रेप्लिकेशन होते हुए दिख रहा है, ये फर्स्ट स्टेप। उसके साथ ही सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया क्या, मेसोसोम का डुप्लीकेशन, मेसोसोम डुप्लीकेशन, दो चीजें हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये थर्ड डायग्राम में बड़ा बना देता हूं ताकि तुमको इजीली सारी बातें बहुत ही दिख पाए। ये बड़ा बना रहा हूं डायग्राम। अब क्या हुआ, मेसोसोम जो डुप्लीकेट हुआ था, बीच में मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, देखो बीच में कोशिका झिल्ली जो है उसका इन्वेजिनेशन दिख रहा है तुमको, नीचे के साइड से भी ऐसे इन्वेजिनेट होती है वो, यानी उसका अंतर्वलन टाइप से बन जाता है, और डीएनए रेप्लिकेट होकर के क्या हुआ, दोनों सेल के अंदर वो पहुंच गया, एक सेल के अंदर ये डीएनए आ गया, दूसरे सेल के अंदर उसकी एक कॉपी आ गई। अब ये जो बीच में कोशिका झिल्ली, अंतर्वली झिल्ली थी, यहाँ पर कोशिका भित्ति पदार्थों का संश्लेषण होता है इस तरीके से। जो मैं क्रॉस वॉल की बात कर रहा था ना कि इसके अंदर क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन होता है, ये क्रॉस वॉल ही है, समझ गए क्या? क्रॉस वॉल कैसे बना, अनुप्रस्थ पट का निर्माण कैसे हुआ, जब मेसोसोम अलग हुए तो उनके बीच वाली जगह से कोशिका झिल्ली अंतर्वलित हुई। पहले कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ घुसती है और फिर वहां पर क्या होता है, बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा आ जाएगा और फ्यूज हो जाएगा। क्या होता है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, एक बैक्टीरिया यहाँ से सेपरेट होकर के अलग हो जाएगा, ये रहा, और दूसरा बैक्टीरिया अलग हो गया। समझ गए क्या? यस सर। इस तरीके से यस सर। के अंदर बैक्टीरिया जो है वो अपनी कॉपी बना देता है। कितना टाइम लग जाएगा इसको, 20 मिनट का टाइम लग जाएगा ऑन एवरेज, और इस तरीके से बैक्टीरिया ने अपनी क्या कर लिया, अपनी जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लिया जनन के द्वारा। कौन से विधि के द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा। क्या बातें क्लियर है इतनी सब बच्चों को?
तो ये हेलो होगा सर। यस सर। यस सर। बाइनरी फिजन में किस टाइप का क्वेश्चन आता है कई बार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाइनरी फिजन में तुमने देखा भी होगा शायद, कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एक कप है, बीकर बना देते हैं, ये बीकर है, बीकर के ऊपर मार्किंग है, अब क्या क्वेश्चन पूछा कि इस बीकर में बैक्टीरिया जो है वो इतना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है या हाफ फुल है, कितने टाइम में, सपोज 60 मिनट। हमने देखा कि क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है, क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो हमने यहाँ पर डेटा लिया था, उसी डेटा को लेकर क्वेश्चन बना रहा हूं कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है, एक घंटे में 60 मिनट में उसने क्या किया, एक बीकर को आधा भर दिया। किस तरीके से, अपनी कॉपी बना बना के 60 मिनट में उस बैक्टीरिया ने बीकर को आधा भर दिया, तो इस बीकर को पूरा भरने में बैक्टीरिया को कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 120 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 61 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 80 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 320। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? एक बैक्टीरिया 20 मिनट में अपनी कॉपी बनाता है, एक बीकर को आधा भरने में 60 मिनट लगा, तो बताओ वो कितने मिनट बाद या कितने मिनट में पूरा भरा हुआ होगा? 61। पूरा भरा हुआ। सब बच्चे ध्यान से करो क्योंकि अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ध्यान से करो। सर 60 मिनट आएगा क्या? सर 61। 61 आ रहा है क्या? यस सोच लो। यस। क्वेश्चन है कि एक कप 60 मिनट में आधा भरा हुआ है, कितने मिनट में ये पूरा भरा हुआ मिलेगा? At what time this beaker will be completely filled with bacteria? करो जल्दी करो, सोच के करो, बहुत मुश्किल। सर टोटल हाफ बीकर का बताना है या टोटल बीकर का, मतलब रिमेनिंग हाफ और टोटल? टोटल का बताना है, रिमेनिंग हाफ का नहीं बताना है, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा रिमेनिंग हाफ का, तो टोटल का बताना है कि आधा भरा हुआ है 60 मिनट पे, पूरा भरा हुआ कितने मिनट पे होगा? देखो दो आंसर ज्यादा आ रहे हैं, कुछ बच्चे 120 मिनट बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 80 मिनट बोल रहे हैं। जो सही, जिन्होंने भी 80 मिनट बोला है, जो भी बच्चा 80 मिनट आंसर बोल रहा है, उसका जवाब सरासर सही है, सरासर सही है। कोई बच्चे बोल रहे सरासर तो गलत है, सरासर सही कब समझ? ठीक है, तो 80 मिनट जो भी बच्चे बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 120 मिनट गलत है बच्चे, यहाँ पर अरिथमेटिक वे में आंसर नहीं देना है। यदि तुम अरिथमेटिक वे में सोच रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा, तो नहीं, ये एक्सपोनेंशियल हो रहा होगा। एक्सपोनेंशियली ग्रो करते बैक्टीरिया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ 2n के हिसाब से होती है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि यदि एक बैक्टीरिया 60 मिनट में इतना भरा हुआ है, तो अगले 20 मिनट में क्या हो रहा होगा? अगले 20 मिनट में ये सारे बैक्टीरिया अपनी कॉपी बना रहे होंगे, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधे का डबल क्या होगा? यानी कि after 20 minutes these bacteria could have been replicated itself, so
क्या हो जाएगा, दिस कप विल बी कंप्लीटली फिल्ड। 20 मिनट बाद। तो बच्चे बोलते सर कितनी देर बाद होगा, वो आंसर पूछेगा, ऑप्शन ही नहीं दिया था इसलिए 20 मिनट ऑप्शन ही नहीं दिया था। तो कितनी देर में, 60 मिनट में आधा भरा हुआ है, पूरा भरने में इसको कितना टाइम लगना था, 80 मिनट लगना था। क्लियर हो गई बात सबको? एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है, और एक और भी क्वेश्चन इसमें आता है कि सपोज इनिशियली एक कप में बैक्टीरिया का नंबर 10 है, एक कप में बैक्टीरिया का नंबर 10 है, बैक्टीरिया हर 20 मिनट में अपनी कॉपी बनाता है, तो बताओ 1 घंटे बाद बैक्टीरिया का नंबर कितना होगा, जल्दी बताओ फटाफट। एक कप में 10 बैक्टीरिया रखे हुए हैं, एक कल्चर मीडियम में 10 बैक्टीरिया रखे हुए हैं, बैक्टीरिया 20 मिनट में अपनी कॉपी बनाता है, 1 घंटे बाद टोटल कितने बैक्टीरिया होंगे? क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। देयर आर 10 बैक्टीरिया इन अ कल्चर मीडियम। एक कल्चर मीडियम में 10 बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया हर 20 मिनट में अपने आप की को डिवाइड कर लेता है, कॉपी बना लेता है, तो 1 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने होंगे? ऑप्शन ये जो पहले थे, ऑप्शन चेंज नहीं है, क्वेश्चन चेंज हुआ है, ऑप्शन चेंज नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे सर आंसर भी चेंज नहीं हुआ, फिर तो टिल्लू सोच लो। एक्सपोनेंशियली देखना पड़ेगा, 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, 60 मिनट के बाद पूछ रहे हैं, यानी 3 बार ऐसा हो चुका होगा कि वो अपनी कॉपी पे कॉपी बना चुके होंगे। इनिशियली 10 था, अगले 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 का डबल 20, अगले 20 मिनट में क्या हो जाएगा, उस 20 का डबल 40, और अगले 20 मिनट में क्या हो जाएगा, उस 40 का डबल 80 आंसर बिल्कुल सही है। कैसे कर सकते हो, 3 टाइम्स कॉपी बनी, 3 जनरेशंस की बात हो गई, तो 2 raised power n into इनिशियल नंबर, इनिशियली 10 है, 3 बार कॉपी हो गई, 2 में 4 में 8, यानी टोटल कितना, 80। इस तरीके से करते हैं, ठीक है? क्या बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? बाइनरी फिजन प्रोसेस भी समझ गए तुम, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो भी मैंने तुमको यहाँ पर करवा दिया। यस सर। तो क्लियर है बातें? यस सर। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे क्या रिप्रोडक्शन का? एक तो हमने पढ़ा क्या, बाइनरी फिजन। दूसरा मेथड जो अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है, प्रतिकूल परिस्थिति में जो विधि देखने को मिलेगी, वो होती है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, अंतः बीजाणु निर्माण। अंतः बीजाणु निर्माण। नेक्स्ट मेथड एंडोस्पोर, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अंतः बीजाणु। अंतः बीजाणु निर्माण। अब एंडोस्पोर का फॉर्मेशन जो है वो कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में अंतः बीजाणु निर्माण होता है, पहली बात। दूसरा, occurs in bacilli, और क्या बोल सकता हूं, बेसिलस। जो बेसिलस बैक्टीरिया है, लाइक क्लोस्ट्रीडियम भी बेसिलाई होता है, क्लोस्ट्रीडियम, तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, अंतः बीजाणु का निर्माण होगा। जनरली one endospore is formed in one bacteria। एक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक ही एंडोस्पोर का निर्माण होता है, अंतः बीजाणु का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट को फिर समझाइए ना।
पहला पॉइंट है कि प्रतिकूल परिस्थिति में अंतःबीजाणु निर्माण होगा, दूसरा बेसिलस बैक्टीरिया के अंदर अंतःबीजाणु का निर्माण होता है, और तीसरा सामान्यतः एक बैक्टीरिया में एक ही अंतःबीजाणु का निर्माण होता है। कैसे होता है? जैसे सपोज ये एक बैक्टीरिया है बेसिलाई, अब क्या हुआ, परिस्थितियां जो है वो प्रतिकूल होने लग गई, बाहर जो है वो वातावरण जो है वो गर्म होने लग गया मान लो, या सूखा होने लग गया, पानी की कमी होने लग गई। अब इस बैक्टीरिया को लगा कि अब मेरा नंबर आने वाला है, अब मुझे इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा। तब उसने क्या किया, तब उसने इसके अंदर जो डीएनए था उस डीएनए की क्या की, एक कॉपी बना ली, और कॉपी बना लिया, ऐसा मान लो ये डीएनए जो था उसकी कॉपी बना ली इसने, कुछ अपना साइटोप्लाज्म वगैरह जो है उसके ऊपर इसने क्या किया, कवरिंग बनानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर इसे साइटोप्लाज्म के ऊपर इसने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर सेल वॉल, इस तरीके से कवरिंग बनाना स्टार्ट कर दी। और ये कवरिंग छोटी मोटी नहीं, इसने काफी मोटी भित्ति बनाई हुई, अपने चारों तरफ इसने क्या किया, इसने काफी थिक कवरिंग जो है वो डेवलप कर ली है कुछ इस तरीके से। तो मोस्टली हम क्या देख रहे हैं, टर्मिनल पोर्शन में कुछ इस तरीके से इसने अपने ऊपर थिक कवरिंग जो है वो सिक्रेट कर लिया। यहाँ पर स्पोर, इसके ऊपर एंडोस्पोर के ऊपर कोट जो है वो बहुत सारी कवरिंग होती है, आउटर कोट होता है, इनर कोट होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर स्पोर वॉल होता है। तो इस टाइप से एक स्पोर, एक रेजिस्टेंट स्पोर का इसने फॉर्मेशन कर लिया। क्या क्या है, सबसे ये जो है ये आउटर कोट ऑफ एंडोस्पोर, ये इनर कोट, ठीक है, और ये है बीच में यहां पर, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अंदर की तरफ कोर वॉल, सेल वॉल है इसका, और यहां पर अंदर साइटोप्लाज्म, और सेंटर में डीएनए। तो ऐसा इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोटाइड है उसका डिवीजन करवा लिया, और उसके अराउंड कुछ साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल वॉल जैसा बना करके और ऊपर थिक कवरिंग बना ली। थिक कवरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोधी हो जाएगा, इट विल बिकम रेजिस्टेंट फॉर दैट टफ कंडीशन। और ये कॉर्टेक्स जो है बच्चों, इस कॉर्टेक्स के अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल होता है, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। ये जो कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड है बच्चों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। ये क्या कर रहा है, ये इस बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बना रहा है, मेक द बैक्टीरिया resistant for unfavorable condition। ये जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसके लिए इसको प्रतिरोधी बनाने में कौन हेल्प करता है, इसका कॉर्टेक्स, जिसके अंदर क्या है, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। कुछ अमाउंट में कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड इसके साइटोप्लाज्म में भी होगा, और इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है, प्रतिरोधी हो जाता है। अब क्या होगा, धीरे धीरे सूखने लग जाएगा बैक्टीरिया। ये सारे पार्ट जिनके ऊपर मोटी भित्ति नहीं है, ये सारे के सारे सूख के क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो बच जाएगा। इंतजार करेगा किसका, इंतजार करेगा अनुकूल परिस्थिति के आने का। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी उस टाइम पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया का स्पोर कोट जो है, स्पोर वॉल जो है वो टूट जाएगी, और इसके अंदर से यंग बैक्टीरिया जो है वो बाहर निकल जाएगा। सर प्रतिकूल बोले ना, क्या हो बच्चे, प्रतिकूल परिस्थिति? प्रतिकूल परिस्थिति में तो ये बना हुआ है इस तरीके से, बचा रहा है, लेकिन ये उगेगा कब, जर्मिनेट कब होगा, स्टेबल कंडीशन पे, जब पानी आएगा तभी ना, नहीं क्या। प्रतिकूल परिस्थिति में एंडोस्पोर का निर्माण हुआ, अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा कब तक, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए, लेकिन हाँ जब तक अनुकूल परिस्थिति ना। सर ये किससे बना रहता है, कैल्शियम क्या बोले?
पड़ा रहेगा। और क्या बोला मैंने बोला कि when favorable condition occurs, new bacteria germinates from एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर जर्मिनेट कब करेगा? जर्मिनेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तब इसके अंदर से एक नया बैक्टीरिया निकल जाएगा। ठीक है सर हिंदी में बताना। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब एंडोस्पोर को तोड़कर नया बैक्टीरिया अंकुरित हो जाता है। तब एंडोस्पोर को तोड़कर यह बैक्टीरिया या नया बैक्टीरिया अंकुरित हो जाता है। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वही बैक्टीरिया तो है जो अनफेवरेबल कंडीशन में उसने अपने आप को बचा कर रखा, फेवरेबल कंडीशन में बाहर निकल गया। तो कुछ लोग जो हैं वो इससे वास्तव में जनन का मेथड नहीं मानते हैं, बल्कि क्या मानते हैं कि बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए ही ऐसा किया था। तो ऐसा बोल देते हैं कि दिस इज not a true method of reproduction, but a method of pollination. यानी वास्तव में यह जनन की विधि नहीं है, बल्कि प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बचाकर अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो जाने की विधि है, ऐसा बोलते हैं। समझ गए क्या? क्लियर है बात सबको? यस सर। क्योंकि एक ही है ना, एक से ज्यादा होता तब तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया का बाकी पार्ट डेड हो गया, ये पार्ट वापस से हो गया, तो लोगों को लगता है कि ये तो वही बैक्टीरिया है जिसने अपने आप को जर्मिनेट कर लिया। तो बोल देते हैं इट इज नॉट अ ट्रू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट अ मेथड ऑफ पैलिनेशन, यानी अपने आप को अनुकूल परिस्थिति में वापस से अंकुरित कर लेने की एक विधि है। ठीक है, तो ये तो दो मेथड हो गए किसके? ये तो दो मेथड हो गए बच्चे। अमीबा आउती बच्चे, अमीबा जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, अमीबा यूकैरियोटिक है। अमीबा में केंद्रक नहीं देखा क्या कभी? अमीबा का डायग्राम जब भी बनाया होगा, केंद्रक बनाया होगा तुमने, और केंद्रक है तो वो क्या होगा? यूकैरियोट होगा, है ना? तो हाँ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली मेथड जो है वो हो गई हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर, हेलो सर। हाँ बच्चे, हेलो सर, ये जो कॉर्टेक्स रहता है वो कैल्शियम से क्या होता है? इस कॉर्टेक्स के अंदर कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड नाम का एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड बैक्टीरिया को प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए प्रतिरोधी बनाता है, इसलिए ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी भी होती है। कैल्शियम से जुड़ रहा है ना, यदि मैं किसी की बॉडी में, किसी के ब्लड में डाइपिकोलिनिक एसिड डाल दूं तो वो क्या करेगा? उसके ब्लड में से सारे कैल्शियम को जोड़ लेगा, जैसे ऑक्सीलेट करता है, और वो क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग को रोक देगा। तो कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो है वो एक एंटीकोगुलेंट का काम भी करता है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उससे पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ना। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा टफ है। आज जो भी तुमने पढ़ा उसको थोड़ा ध्यान से घर पे जाकर के जरूर से रिवाइज करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर इजी रहेंगे वापस से। चलो मिलते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू बाय बाय। नोट कर लिया है ना सबने? यस सर। सर ओके, थैंक यू सर। बाय बाय सर। अच्छा, किसी ने नोट नहीं भी किया? नोट कर लो, जिसने नहीं किया वो नोट कर लो।